सॉरी एमएस, किसी कारणवश कट गया, अचानक से पता नहीं कैसा मैसेज आ गया उसके कारण वो कट गया। चलिए मैं यहीं पे बता रहा था कि चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, देखिए EXC डालूंगा तो एक्सेप्शन यानी अपवाद की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, और ऐसे ही आयोडीन, ये भी क्या होता है, चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार। जबकि ये सॉरी यहाँ पे ये पूरे चमकदार नहीं होते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी मैं दिखवा रहा हूँ। यहाँ पे पहला ये हो गया, ये दूसरा दिखवा रहा हूँ, चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन। और ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे आप कॉपर को देख लो, एग्जाम्पल देखो, केवल EX लिखा है, इसका मतलब एग्जाम्पल। तो EX यानी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऑरम हो गया, ऑरम मतलब गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। तो जितने भी मेटल मिलेंगे वो चमकदार होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप क्या करो, उनके ऊपर पॉलिश कर दो ना, और चमकदार होंगे, मतलब जितना है उससे भी ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। जैसे सोने वगैरह को हो गया, सिल्वर वगैरह को हो गया, पॉलिश कर दीजिए और चमकने लगेगा, ठीक है ना। तो पॉलिश करके इनको और चमकदार बनाया जा सकता है। इसको लिख लेंगे आप कि पॉलिश करके और चमकदार बनाया जा सकता है, और चमकदार बनाया जा सकता है। अब इनको आप कितना भी घिस डालिए चमकबे नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो ना। रीजन बेडिट आधे से ज़्यादा, तो ये क्या है, आधे से ज़्यादा तो देख रहे हैं गैस है ना। एक आध दो क्या मिलेंगे, मतलब 2-4-5 तो मिलेंगे आपको सॉलिड, मैक्सिमम तो इसमें गैस है। गैस को कैसे घिस के चमकदार बनाओगे, गैस चमकेगा, हवा चमक रही है नहीं। तो पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये हो गया मेटालिक लस्टर। अब तीसरे नंबर की कहानी आती है। तीसरे नंबर की कहानी है कंडक्टिविटी, यानी चालकता। देखना ध्यान से, चालकता यानी कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी का मैं 2 कंडीशन बताऊंगा। कंडक्टिविटी किसकी, चालकता किसकी। देखो चालकता की बात हो रही है तो 2 तरीके की चालकता होती है। कंडक्टिविटी 2 तरीके की होती है, एक होती है करंट की और दूसरी होती है हीट की। समझ पा रहे हो, मतलब मैंने बोला कि ये कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर। मैंने बोल दिया इस मार्कर को कि ये कंडक्टर एक चालक है। तो किस चीज का चालक है, विद्युत का चालक है कि हीट का। समझ पा रहे हो ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। विद्युत के चालक होने का अर्थ यह है कि ये इसके अंदर मैं, मतलब इस एंड पे अगर मैंने करंट पास कराया तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। इसको हम बोलेंगे, तब इस कंडीशन में इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे हीट दिया, यानी यहाँ पे मैंने हीट किया इसको, मैंने यहाँ पे आग लगाई, तो यहाँ वाला जो टेम्परेचर है धीरे 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 इस हिंट तक आ जाए। जैसे करंट यहाँ पे लगाने पे यहाँ पे आ जा रहा है, वैसे ही हीट भी धीरे धीरे ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाए। मतलब सपोज करो कि ये दोनों इंड अभी ठंडा है, एक इंड को गर्म कर रहे हो तो दूसरा इंड भी गर्म हो जा रहा है, तो इस केस में इसको मैं बोलूंगा कि हीट ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई है। तो इसका मतलब हीट का भी कंडक्शन कर रहा है, तो हीट का भी ये कंडक्टर है। समझ पा रहे ना। तो जो मेटल होते हैं ना, वो दोनों के क्या होते हैं, बेहतर कंडक्टर माने जाते हैं। यानी हीट को भी मेटल का क्या कर सकता है, कंडक्ट करा सकता है, और इसके साथ साथ करंट को भी एक जगह से दूसरी जगह करा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है और हीट का भी कंडक्टर है। कौन, अपना मेटल। जबकि नॉन मेटल में ऐसा कोई नहीं है। एग्जाम्पल एक्सेप्शन के लिए केवल ग्रेफाइट के पास होता है ये गुण, किस चीज का, कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, लेकिन बाकी किसी के अंदर नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाए। क्यों होता है उसका भी प्रॉपर कारण है। लेकिन हमारे वहाँ जो मेटल है वो सर बहुत तगड़े वाले क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। समझ पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप जितने भी वायर यूज करते हो, जैसे कि आप किसका वायर यूज करते हो, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, 2 तो सुने ही होंगे। तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम क्या मेटल ही तो है। और देखो जितने भी तार लगे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम के आपको नजर आ रहे होंगे, और कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल है। इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है। कोई नॉन मेटल का तार आपने देखा है ही नहीं। समझ पा रहे हैं। तो केवल मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो करंट को पास करा सकता है। इसके साथ साथ हीट को भी। जैसे आप लोहे की एक रॉड को पकड़ो और एक इंड को उसको गर्म करो, तो धीरे धीरे वो गर्मी इस इंड पे आ जाएगी ना। आप पैसे पकड़ के गर्म करोगे लोहे को, तो धीरे 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 धीरे, अभी तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंड गर्म हो रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे गर्म होते जब यहाँ पे आ जाएगा तो पकड़ ही नहीं पाओगे आप, है ना। तो हीट का भी कंडक्शन कराता है कौन, मेटल, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेटल, ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। इसको 1 2 3 में ना करके ऐसे कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। तो ये तीसरे नंबर पे मैंने लिखा कि मेटल यानी धातुएं, मेटल, हीट यानी उष्मा एवं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं।
कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और इसमें बताओ तीसरे नंबर पे क्या है? ये अचालक है। क्या है? अचालक है। नॉन मेटल अचालकता नॉन कंडक्टिविटी दिखाते हैं। नॉन कंडक्टिविटी का मतलब ना ही तो ये हीट को इधर से उधर ट्रांसफर कराएंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, दोनों को नहीं दिखाएंगे, इसलिए इनको बोलेंगे अचालकता प्रदर्शित करते हैं। ये अचालक है। अचालक को ही हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कुचालक। क्या बोल देंगे? कुचालक। और कुचालक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। यानी ये क्या है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या भैया? EXC और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब एक्सेप्शन में कौन आ जाएगा? ग्रेफाइट। कौन आ जाएगा? ग्रेफाइट जो है वो क्या है? वो विद्युत का सुचालक है। किसका है? ये कौन सा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ये केवल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। अभी नहीं कि हीट को कंडक्ट कराएगा, नहीं, केवल इलेक्ट्रिसिटी क्या करा सकता है? ये कंडक्ट करा सकता है। यानी ग्रेफाइट मतलब जब भी मैं आपको ये बोलूं कि ग्रेफाइट, तो आप तुरंत क्या करिए? पेंसिल की जो नोक होती है उसको समझिए ग्रेफाइट। तो पेंसिल की नोक में अगर आपने एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया तो दूसरे साइड करंट पास हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन से जब बना हुआ है तो उसके जो कार्बन होता है, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है। कितना बॉन्ड बनाना होता है? 4। कार्बन को एक्चुअल में 4 बॉन्ड की जरूरत होती है, लेकिन कार्बन में ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो मात्र 3 कार्बन से जुड़ा होता है। यानी उसका एक एंड क्या होता है? फ्री होता है। फ्री होने का मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो खाली न बैठेगा, है ना? समझ पा रहे हैं? तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 में से मात्र 3 ठो बनाते हैं और 1 ठो फ्री ही रह जाता है। यानी एक कार्बन मात्र 3 कार्बन से अटैच हो पाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो जाता है? फ्री। और फ्री होने के कारण ही, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी तभी पैदा होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरे ग्रेफाइट के अंदर उत्पात मचाता है। ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। जबकि डायमंड के अंदर क्या होता है कि हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, तो उसका कोई भी फ्री ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा। तो डायमंड के अंदर क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराई जा सकती, जबकि दोनों के दोनों क्या है? एलोट्रॉप है। समझ में आ रहा है ना? कारण समझ में आ गया? ग्रेफाइट का कारण समझ में आ गया क्यों ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है? बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया है? 4 इलेक्ट्रॉन लेके गया। कितने बॉन्ड बनाएगा उसमें से? मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कंडक्टिविटी दिखा रहा है। इस चीज को लिख लेंगे आप। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे देखो, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत बेहतरीन क्या है? सुचालक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप इनको याद कर लो। किसको? चल, सबसे बेहतरीन अगर बात करूं मैं, तो सबसे बेहतरीन सिल्वर जो है सबसे बेहतरीन सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना? बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब समझ आ रहा है सर? सबसे बेहतर क्या है? विद्युत का चालक है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तगड़ी तरीके से फ्लो हो सकती है। समझ पा रहे हैं ना? बहुत तगड़ा फ्लो कराता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? कॉपर। कौन आता है? कॉपर। सबसे बेहतर कौन है? सिल्वर के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो सर हम लोग तो सिल्वर का लगाते नहीं है, इसलिए नहीं लगाते हैं सिल्वर का, बहुत महंगा आएगा, है ना? और आपने तार लगा दिया, चोरी हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं लगेंगे चोरी, है ना? आज क्या बोलते हैं, इंजीनियर ने क्या किया? आपके गांव में लगवा दिया पूरा का पूरा, है ना? दूसरे ही दिन क्या हो जाएगा? चोरी। और मतलब आप नहीं करेंगे, हम ये नहीं करें, आप ही कर लेंगे चोरी। आप क्यों चोरी करेंगे भाई? आपके घर पे लगा हुआ है, आपके घर लाइट आ रही है, तो आप चोरी करेंगे? नहीं। ये जो लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो चोरी कर लेते हैं। सच पर दूसरे गाँव के, चलिए ठीक है, दूसरे गाँव का व्यक्ति आएगा आपके गाँव में स्पेशली, अरे चोरों को जानते हैं ना, कौन और से दिमाग लगा के चोरी कर लेंगे। इस ज़माने में तो मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब ये तार का चोरी करेगा, लेकिन यह पॉसिबल है। जब देखते हैं बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि भाई बेरोजगार इस कदर हो गए, भाई कहीं से पैसा मिल जाए, बस जीवन चलना चाहिए, तो भाई कहीं से कौन कुछ नहीं करेंगे, दूसरे के कोठा चढ़ के दन से काटे तार, मुड़ियाए घर में रख के चलेंगे ज्वेलर की दुकान पर, ले ला बहू पैसा। समझ में आ रहा है?
तो ये खेल होता है। लेकिन फिलहाल में आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब सिल्वर थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। सबसे बेहतर सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देंगे। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है भैया, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे आप टंगस्टन को देखेंगे, टंगस्टन कहाँ होता है सर, बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है। तो वो टंगस्टन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। आप बल्ब के अंदर स्ट्रक्चर ये देखेंगे, देखना ध्यान से, ये ऐसे दिख रहा है ना स्प्रिंग मॉडल, ये जो होता है ना, यही कह रहा हूँ मैं, इसी को समझ पा रहे हैं ना, यही क्या होता है आपका टंगस्टन। देख रहे हैं पहले तो इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया गया, आगे दिखाऊंगा मैं कि इसके अंदर डक्टिलिटी बहुत तगड़ी पाई जाती है। इसको खींच के बहुत हम पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये हीट नहीं कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। अगर ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा है, अब मान लो ये तार ही तो है, तार ही है ना, बल्ब के अंदर आप देख रहे हो ना, तो ये तार ही तो है। अब दो तारों को अगर एक तार से कनेक्ट करा देते तो तुरंत क्या हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता, नहीं हो जाता, ब्लास्ट हो जाता है ना। अरे भाई दो तार हैं, दोनों को मैं एक साथ इससे टच करा दूँ, ऐसे आप समझ सकते हो कि आपने दो वायर हैं, दो को प्लग किया है ना, और वहाँ से दोनों वायर आ रहे हैं, आप बल्ब से जोड़ सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, पहले ही उसको छुआ दिया, तुरंत पूरा का पूरा तार क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी बल्ब के अंदर तो वही हो रहा है, छुआया ही तो जा रहा है, लेकिन ये बीचवा वाला इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट ही नहीं करा रहा है। देखो कभी शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा है, नहीं, यानी इसका मतलब ये इससे टच नहीं करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं हो रही है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये हीट पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट। टंगस्टन गर्म होता है, चमकता है, लेकिन करंट का फ्लो नहीं कराता है। तो ये टंगस्टन भले ही क्या है, मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। ये केवल और केवल क्या करेगा, हीट। ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये हीट का कंडक्टर है, ये हीट कंडक्टर है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराता, पहली बात। दूसरे नंबर पे आता है पीबी भी क्या है, एक्सेप्शन है, लेड, इसको क्या बोलते हैं, लेड। और तीसरे नंबर पे आता है मरकरी, पारा, ये भी एक्सेप्शन है। रीजन, लिक्विड में है, नहीं कराता है। समझ पा रहे हैं ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत, तीनों बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो भौतिक अवस्था समझ लिया, धात्विक चालकता समझ लिया, सॉरी धात्विक चमक समझ लिया, और चालकता देख लिया। तो पहले आप इतना क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथे नंबर पे, वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। क्या मतलब है इसका, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। सर ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम उस पदार्थ को हथौड़ा ले और खूब बढ़िया पीट दें उसको, और पीट के उसको एक चादर के यानी बहुत पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये पदार्थ ऐसा दिखा रहा है तो इसका मतलब वो आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय, आघात को सह जा रहा है, टूट नहीं रहा है। आघात मतलब जो चोट है, उस चोट को खाने के बाद भी टूट नहीं रहा है, बल्कि एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब ये गुण किसके अंदर पाया जाता है, मेटल के अंदर कि नॉन मेटल के अंदर। क्या मेटल आघात वर्धनीय होते हैं, बिल्कुल। मेटल को मैं पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं और ये टूटेगा नहीं। समझ पा रहे हो ना, यानी बिना टूटे ये चादर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन, मेटल। ध्यान से समझेंगे, मैंने जो बोला वो लिख लेंगे ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आघात वर्धनीयता, कि सर पीट के पतले चादर के रूप में कन्वर्ट किया जाए और वो पदार्थ टूटे नहीं। तो उस गुण को ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक। मेटल की मैं बात करूं तो मेटल जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं। मेटल क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होते हैं। इनको पीटोगे तो पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं लाइन से लिख दे रहा हूं, Ag, Au, कॉपर और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चारों हैं, ये चारों को आप बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हो। जैसे Ag मतलब सिल्वर, तुरंत चांदी पकड़ लेना है, चांदी है ये।
AU मतलब सोना है ये, गोल्ड। कॉपर, कॉपर को जानते हो, इसको हम तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांबा। और इसको तो सभी लोग जानते हैं, एल्यूमिनियम। अब हमको ये बताओ किसके बारे में आप नहीं जानते हो? सबके बारे में जानते हो। चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, है ना। चांदी का फॉइल भी बनाया जाता है, चादर भी बनाई जाती है। पीट के आप कन्वर्ट करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा ये बताओ, अगर ये इसको पीट के अगर मान लो ज्वेलरी बना रहे हैं हम, तो क्या करते हैं? बारी बारी से नक्काशी करते हैं, मतलब हथौड़े से थोड़ी थोड़ी चोट मारते होंगे कि नहीं मारते होंगे? तो क्या टूट जाते हैं? नहीं। डिज़ाइन तभी तो आएगी जब हम इसको पीटेंगे। कुम्हार जब क्या बनाता है, बर्तन बनाता है, देखते हो कितना पीटता है। तो अगर वो बार बार टूट ही जाएगा तो फिर बर्तन बनेगा नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी मार मार के हम क्या करते हैं, आभूषणों को बनाते हैं। तो इसके और इसके अंदर टूटने की रेजिस्टिविटी देख रहे हो? नहीं, सॉरी, टूट जाते हैं नहीं। आप यहाँ तक देखिए कि एक्चुअल में जो ऑरम होता है, ऑरम तो इतना बेहतरीन होता है कि भैया 0.001 mm का, 0.001 mm का पतला सीट बना सकते हैं हम लोग। 0.001 mm का, बताओ कितना पतला हो गया? बहुत पतला है ना। तो एकदम बहुत पतली हम सीट यानी चद्दर बना सकते हैं ऑरम से। कॉपर को देख लो, कॉपर मतलब तांबा। पहले के जमाने में, या सीधा सीधा कॉपर के बारे में ऐसे जान लो कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहला मेटल यानी धातु प्रयोग किया गया था वो क्या था? तांबा था। पहले के जमाने में जो सिक्के बनते थे, जो बर्तन बनते थे, वो सब किसके थे? तांबे के ही थे। तो तांबे की प्लेट बनाई जा रही है, तो इसका मतलब तांबे को पीट के ही तो बनाया जा रहा होगा, चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। थाली बनाई जा रही है तो किससे? कॉपर के पदार्थ को पीट के ही तो बनाया जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? मैलिएबल है कि नहीं है? और उससे भी बेहतरीन ये देखो एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को तो सब जानते हैं, तो चारों तो जानते ही है। हाँ, एल्यूमिनियम को तो और बेहतर ढंग से जानते हैं आप देखते होंगे जब आपके घर कुछ फंक्शन वगैरह होता होगा, तो जो टेबल वगैरह है, उस टेबल के ऊपर ऐसे ना सिल्वर कलर की एक क्या बिछाई जाती है? एक फॉइल, एक ऐसे बोल सकते हो प्लास्टिक पॉलीथीन बिछाई जाती है। वो एक्चुअली जानते हैं वो एल्यूमिनियम की फॉइल है। एल्यूमिनियम की क्या है? फॉइल है। वो एल्यूमिनियम की फॉइल है, एल्यूमिनियम की चद्दर है, ठीक है। और आप एक चीज़ और देखते होंगे, बहुत सारे दरवाजे जो होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम की चद्दर से बने होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो वो देखिए एल्यूमिनियम का जो आप देखते हो बिछाया जाता है, जो फॉइल बिछाई जाती है, वो कितनी पतली होती है? बहुत पतली होती है, नहीं होती है? तो एल्यूमिनियम को देखो कितना पीट के हम पतला कर सकते हैं, यानी ये क्या टूट जाते हैं? नहीं। तो मैलिबिलिटी शो करते हैं ये कौन? सर मेटल। समझ पा रहे हैं? अभी मैंने एक और का नाम लिया था, एक और का नाम दिया था, क्या? टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन को चलो तन्यता में देख लेंगे। तो फिलहाल में ये चारों के बारे में क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, है ना, कि ये चारों क्या दिखा रहे हैं? ये चारों इस पूरे मेटल के गुण को बता दे रहे हैं, है ना। अब एक्सेप्शन की बात कर लूँ मैं, तो कौन है एक्सेप्शन इसका? बता सकते हैं? मरकरी सबसे पहले नंबर पे। मरकरी लिक्विड में है, इसको पीट के चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये लिक्विड है ना, द्रव है ना भाई, पानी के रूप में है, तो ये नहीं हो सकता भाई। अब Hg लिखूंगा तो मरकरी समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से जिंक, मैंने पहले ही बताया था, जिंक क्या है? पाउडर के फॉर्म में होता है। तो जिंक को हम पीट के चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसको भी नहीं कर सकते। बाकी कोई भी हो, हम उसे क्या कर सकते हैं? चद्दर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी मेटल हो। अब नॉन मेटल की बात कर ले भैया, तो नॉन मेटल, सर नॉन मेटल बिल्कुल भी आघातवर्धनीयता नहीं दिखाते। थोड़ा सा भी पीटोगे टूट जाएंगे, समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा भी खींचोगे टूट जाएंगे। एक्चुअल में इनके अंदर दूसरा गुण होता है, उस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। क्या बोलते हैं? भंगुरता। तो इनके अंदर, मेटल के अंदर आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और इनके अंदर ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है। ब्रिटलनेस मतलब जानते हैं क्या होता है? थोड़ा सा भी पीटे टूट जाए, भंगुर होते हैं। समझ में आ रहा है? हल्का सा चोट मारे टूट जाते हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? भंगुरता, ब्रिटलनेस। समझ पा रहे हैं ना? तो लिख देंगे नॉन मेटल यानी अधातु। अधातुएं क्या होती हैं? भंगुरता दिखाती हैं। अब भंगुरता का मतलब पीटने पे टूट जाए, तो नॉन मेटल भंगुर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वाला। क्लियर? क्लियर। अब अगले नंबर पे जाते हैं, 5वें नंबर पे, तन्यता। तन्यता यानी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? तो ये भी एक गुण है। इस गुण का मतलब ध्यान से समझिएगा। तन्यता यानी डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम खींच के लंबे वायर के रूप में अगर किसी पदार्थ को कर सकते हैं, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है? डक्टाइल है, तन्य है। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा गुण जिसमें हम किसी पदार्थ को क्या कर सकते हैं? खींच के पतले वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच के पतले वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं। एक सेकंड रुक जाएंगे, बस लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया।
सॉरी लाइट का एक इशू है, अब क्या किया जा सकता है, तब तक क्लास चलने देते हैं, थोड़ा सा कम लाइट रहेगा फिर भी काम चलेगा। तो तन्यता का मतलब वह गुण जिसमें कोई पदार्थ खींच के एक वायर के रूप में, पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, उसी गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब मेटल के अंदर ये गुण पाया जाता है। ठीक है ना, मेटल क्या होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल, तन्य होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। इनको खींच के पतले वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जितने भी वायर हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले नंबर पे मैं टंगस्टन को ही रखूंगा। टंगस्टन को देख रहे थे ना आप, कितने महीन पोर्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। पीले वाले बल्ब के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे पतला पतला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो कितना महीन होता है, वो बहुत महीन होता है कि नहीं होता है। तो टंगस्टन को लगभग नॉन विजिबल वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन विजिबल वायर के रूप में, नॉन विजिबल का मतलब अदृश्य तार के रूप में। अदृश्य मतलब दिखाई ही नहीं देता, इतना खतरनाक होता है वो। अदृश्य तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, आप 1 ग्राम सोना लीजिए, 1 ग्राम सोना, ध्यान देंगे 1 ग्राम आपने सोना लिया भैया, और 1 ग्राम सोने को आप 1 ग्राम सोने को लेके कितने किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। यानी इसको खींच के 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं मात्र 1 ग्राम के सोने से। 1 ग्राम औरम लिया है मैंने और उससे हम 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। तो बताइए कितनी तन्यता दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा तन्य यही होता है, कौन, औरम। औरम क्या होता है, बहुत ज़्यादा तन्यता दिखाता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ऐसे ही सिल्वर का देख लीजिए आप, सिल्वर का भी खतरनाक होता है। सिल्वर को तो हम खींच के 0.0088 mm के वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक कौन होता है, औरम। बेस्ट डक्टिलिटी कौन दिखाता है, औरम दिखाता है। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल बताए, इसका एक्सेप्शन कौन होगा। इसका एक्सेप्शन जो सर पहले वाले में था, मरकरी लिक्विड में है, जिंक इसको भी नहीं, और एक और ऐड कर लीजिएगा, गैलियम को भी खींच के हम बहुत ज़्यादा पतले तारों के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका EXC क्या है, EXC है सर Hg, जिंक और गैलियम। समझ में आ रहा है ना, क्या याद रह जाएगा। देखो गैलियम पहली बार आया इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, Ga मतलब गैलियम, और Zn का मतलब क्या होता है, जिंक, और Hg का मतलब मरकरी। अब ये तो बेचारे पूरे के पूरे फिनिश है। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाओ। इनमें भी क्या ये डक्टिलिटी दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं, थोड़े से भी नहीं होते हैं। तो भैया ये अतन्यता दिखाते हैं, अतन्यता दिखाएंगे। 5वें नंबर पे ये नॉन डक्टिलिटी शो करते हैं, नॉन डक्टिलिटी, ठीक है ना। अतन्यता यानी नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल अतन्य होते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे में अभी मतलब इसके जस्ट ऊपर ही चले जाइए, पहले ही बता दिया गया था कि इनको जो ही खींचोगे टूट जाएंगे ये, है ना। इनके पास तो भंगुरता होती है ना, तो ये भंगूर होते हैं, यानी ये अतन्यता दिखाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इनमें कोई एग्जाम्पल भी नहीं है और एक्सेप्शन भी नहीं है, दोनों खत्म। तो आई थिंक तन्यता तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से डील करते हैं, तब तक आप इतना नोट डाउन कर लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है। अब देखिए गलनांक क्या होता है, गलनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी पदार्थ सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पे मैं लिख सकता हूं, जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर यानी तापमान पर पदार्थ सॉलिड यानी ठोस से द्रव यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। या बदल जाता है या बदलना स्टार्ट होता है, बदलता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे
जिस टेम्परेचर या ताप पर पदार्थ लिक्विड से यानी द्रव से गैस में बदलता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, बहुत उच्च होता है। उच्च मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। समझ पा रहे हैं? और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका मेटल्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने अलग अलग नहीं लिखा, यहीं पे लिख देता हूँ कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है। बहुत ज़्यादा उच्च का मतलब हाई होता है ना, हाई होता है। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लो। एग्जाम्पल का अगर आप ध्यान से समझो तो आयरन जानते हैं, हाँ या ना। आयरन का आपसे पूछा जाए कितना होता है, आयरन का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोगे तब आयरन सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ऐसे ही आप देख लो मरकरी को, सॉरी मरकरी कह रहे हैं, मरकरी की बात नहीं हो रही है, एक्चुअल में कॉपर जानते हैं ना। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट आपसे अगर पूछते हैं तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1038 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही हाई है ना। देखा जाए तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई 1038 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन भी है ना। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे कुछ ऐसी भी धातु है, देखिए ये सीधा मैं बता दूं, टेम्परेचर पे जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाता तो होता क्या है, बेसिक फंडा समझते हैं। बेसिक फंडा ये होता है कि मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, है ना भाई, पास होते हैं ना एकदम, बिल्कुल। अब मान लो अगर ये चिपके हुए हैं, ठीक है, तो जिस फोर्स के थ्रू चिपके हुए हैं, सपोज के लिए कौन सा फोर्स होता है जो इनको चिपका के रखता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराआण्विक आकर्षण बल। अगर वो अंतराआण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है भैया, तो देखिए नीचे से जब आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने से ये दूर दूर भागेंगे। लेकिन जब ये दूर दूर भागेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे जब, तब जाके इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत पास चिपका के बहुत खतरनाक फोर्स के थ्रू चिपकाए रहेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके ये छूटेंगे। आयरन वायरन में क्या होता है, आयरन और कॉपर में इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, यानी बहुत तगड़ा होता है। फोर्स ज्यादा होने का मतलब बहुत तगड़ा फोर्स होता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब वो छूटता है। लेकिन ऐसा सबके अंदर नहीं होता है, सभी मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होता है। देखो लिक्विड का मतलब ये होता है ना कि पार्टिकल क्या हो, दूर दूर जाए भाई, एकदम चिपके रहेंगे तो सॉलिड है, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे तभी तो लिक्विड होगा। तो दूर दूर करने का मतलब क्या होगा भाई, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा तभी तो दूर दूर भागेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इनको चिपका के रखा है। तो जो आप एनर्जी देते हो टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, वो एनर्जी जाती है, कौन सी एनर्जी होती है, वो थर्मल एनर्जी इन पदार्थों सॉरी इन कणों को मिलती है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये मूव करेंगे तभी, समझ पा रहे हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक फोर्स से जुड़े होंगे तो इस दौरान इनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये दूर भागेंगे। समझ में आ रहा ना, इसीलिए तब टेम्परेचर क्या लगता है, ज्यादा। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी, और उतना ही ज्यादा तब क्या मिल पाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ये बेसिक बातें हैं। तो मैंने क्या बोला कि इनका तो खतरनाक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उतना तगड़ा नहीं होता, जैसे बहुत कमजोर है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, चिपका के तो रखे है लेकिन बहुत कमजोर है, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे टूट जाएंगे, यानी दूर दूर भागने लगेंगे। तो थोड़े ही टेम्परेचर पे थोड़ी ही थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी उतनी मिल जाएगी जिससे ये दूर दूर भाग सकते हैं। तो एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन EXC अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे सीजियम को देखिए, गैलियम को देखिए, सोडियम को देखिए, पोटेशियम को देखिए, इन सब का टेम्परेचर उतना तगड़ा नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत खतरनाक नहीं होता है, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें सीजियम की, जैसा कि मैंने बताया तो सीजियम का मात्र 28 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 28 डिग्री सेल्सियस। जबकि गैलियम का आप देखोगे 30 डिग्री सेल्सियस, यानी मात्र 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे गैलियम क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉलिड है,
क्या है, सॉफ्ट सॉलिड। स्पेशली अगर आप बात करो सोडियम और पोटेशियम की, किसकी बात करो, सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 64 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 98 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और एक्चुअल में इन दोनों को सॉफ्ट सॉलिड बोला जाता है। आगे मैं बता देता हूँ, हार्डनेस के अंदर मिलेगा आपको, सॉफ्ट सॉलिड बोला जाता है। सॉफ्ट सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको आप चाकू से भी काट सकते हो, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो, तो इसलिए इसको मृदु ठोस कहा जाता है, सॉफ्ट सॉलिड। इतने सॉफ्ट होते हैं। और देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना कमजोर है कि नहीं है ना। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के अंदर इतना भयंकर वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। रीजन, ज्यादातर तो क्या होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। जाहिर सी बात है, पहले ही से गैसियस फॉर्म में है कि नहीं है। लिक्विड में मात्र ब्रोमीन होता है कि नहीं है। तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनका आप देखोगे कि ज्यादा खतरनाक वाला पोर्शन नजर आएगा, या ज्यादा खतरनाक वाला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। भाई मैंने पहले ही बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला टेम्परेचर, सॉरी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कराने वाला टेम्परेचर। नॉन मेटल में कितने सॉलिड है, तो सल्फर हो गया, फास्फोरस है, यही तो बचे कुछ हमारे क्या है, यही तो है हमारे, ले देखिए क्या, सॉलिड। तो इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता है लिक्विड में ले जाने के लिए, सल्फर और फास्फोरस को। इस बात को याद रखिएगा। तो अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इस बात को याद रखेंगे। अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब इसमें सॉलिड है कौन, इसमें सॉलिड कौन होता है सर, सल्फर और फास्फोरस। एस मतलब सल्फर, पी मतलब फास्फोरस। हाँ, एक्सेप्शन के लिए अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शन में आपको कार्बन, फिर बोरॉन और सिलिकॉन, ये तीन ऐसे मिलेंगे। वैसे तो सिलिकॉन क्या है अपने आप में, बोरॉन और सिलिकॉन अगर आप देखोगे तो ये मेटलाइट्स है। ये क्या है, मेटलाइट्स यानी उपधातु है। समझ पा रहे ना, ये उपधातु है। तो इनका आपको टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई नजर आएगा। समझ पा रहे ना, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन फिलहाल में आप याद रखिएगा कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन मेटल का बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहीं से एक और बात देख लेते हैं, हार्डनेस। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 7वें नंबर पे, हार्डनेस, कठोरता यानी हार्डनेस। थोड़ा ध्यान देंगे, कठोरता। तो मेटल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, है ना, मेटल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इनके पास हार्डनेस पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल में हार्डनेस नहीं पाया जाता है। तो पे लिख देंगे मैक्सिमम मेटल कठोर होते हैं, जबकि नॉन मेटल यहाँ लिखा ही तो है, नॉन मेटल बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान दो, मैंने बोला नॉन मेटल में सब कठोर नहीं होते। जैसे सल्फर और फास्फोरस तो वैसे ही पाउडर फॉर्म में, तो कठोर कहां से होगा, वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन इसका एक्सेप्शन डायमंड सबसे कठोर है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, डायमंड यानी हीरा। किससे बना भैया, कार्बन से बना है ना। कार्बन क्या है, अधातु है, लेकिन इससे बना हुआ जो पदार्थ, कार्बन से बना हुआ पदार्थ डायमंड जो है, वो एक्चुअल में क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ध्यान देंगे, सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैंने बोला सबसे कठोर होते हैं, मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मैक्सिमम क्या, सब के सब होते हैं। इसमें सॉफ्ट मेटल के रूप में कौन आता है, बस यही सोडियम और पोटेशियम। ध्यान से लिख देंगे यहाँ पे एक्सेप्शन में, EXC में आप क्या लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम। चाकू से भी काटा जा सकता है, सॉफ्ट मेटल है ये, सॉफ्ट मेटल लिख देंगे, चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, कठोरता का टैग किसको दिया गया है, सर मेटल बहुत कठोर होते हैं, लेकिन सबसे कठोर कौन निकला, अधातु यानी नॉन
मतलब नॉन मेटल के अंदर कौन है, डायमंड है ना, तो डायमंड तो नॉन मेटल हुआ ना, क्योंकि कार्बन से बना है, कार्बन और धातु है। तो इसका मतलब सोचो कि कठोरता किसके पास थी, मेटल के पास थी, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ किसका निकला, नॉन मेटल का। समझ में आ रहा ना, तो ये बात बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा के रख लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ध्यान देंगे। अब नॉन मेटल की अगली प्रॉपर्टी, सॉरी मेटल नॉन मेटल की अगली फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो अगले नंबर पे हमारे पास 8वें नंबर पे आता है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। तो घनत्व की यदि हम बात करें तो जो मेटल होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है सर, वही कठोरता से पकड़ लो, ठीक है ना। तो जिनकी कठोरता ज़्यादा है, घनापन भी उनके अंदर ज़्यादा होगा। वैसे डेंसिटी का आप क्या मतलब समझते हो कि सर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या कितना नंबर ऑफ मास आ रहा है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसी को उसकी घनत्व, उसका घनत्व कहते हैं। सिंपल मैं बेसिस पे ये समझाता हूँ कि आप क्या करिए, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का कोई क्यूब बना लीजिए और उसके अंदर किसी पदार्थ को डालिए, तो वो पदार्थ पूरा भर दीजिए और फिर भरने के बाद उस पदार्थ का आप द्रव्यमान निकाल के चेक करिए कितना भारी है वो, तो वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। सिंपल। तो जो मेटल होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है क्योंकि उनकी कठोरता क्या होती है, ज्यादा। मतलब उस 1 मीटर क्यूब में उनके सबसे ज्यादा पार्टिकल आएंगे। ऐसे समझ लो कि मेटल के पार्टिकल को रखोगे तो 1 मीटर क्यूब में तो 100 पार्टिकल आ रहे हैं, जबकि नॉन मेटल में मात्र 20 पार्टिकल आएंगे। तो सबसे कम घनत्व किसका है, नॉन मेटल का, और मेटल का घनत्व ज्यादा है। वैसे भी समझ सकते हो कि जैसे नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में है तो उनके पार्टिकल ज्यादा दूर दूर तक होंगे, तो ज्यादा हम आएंगे 1 मीटर क्यूब में ज्यादा आएंगे। नहीं सर, जो सॉलिड होंगे वो ज्यादा आएंगे। जैसे बालू के कणों को मैं रखूंगा 1 मीटर क्यूब के अंदर तो ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, लगभग कई लाख आ जाएंगे पार्टिकल। भाई पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। और सोचो गैस का वही डाल दूं मैं तब नहीं आएंगे। तो घनत्व का मतलब ये होता है कि कितने ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, यानी घनापन पार्टिकल का किसमें ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा घनापन किसके अंदर पाया जाएगा, मेटल के अंदर। जाहिर सी बात है क्योंकि कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो घनापन ज्यादा कौन दिखाएगा, मेटल। जबकि नॉन मेटल में जाहिर सी बात है सब गैसियस फॉर्म में है तो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसका मतलब घनापन कम। तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे घनत्व के केस में कि मेटल जो होता है, मेटल हाई डेंस होते हैं, यानी उच्च घनत्व दिखाते हैं, उच्च घनत्व वाले होते हैं। जबकि नॉन मेटल लो डेंसिटी शो करते हैं, लो डेंसिटी यानी कम घनत्व वाले होते हैं। ठीक है, सिंपल, कम घनत्व वाले होते हैं। इसके अगले नंबर पे 9वीं प्रॉपर्टी देख लो आप। 9वीं प्रॉपर्टी क्या है, ध्वनि यानी सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्वनि मैं बोल सकता हूँ, सीधा सीधा साउंड लिख लो, ध्वनि, ध्वनि साउंड या सोनोरिटी। सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, अगर हम उनको पीटे तो आवाज निकले, समझ पा रहे हैं। तो मेटल जो होते हैं, मेटल पीटने पर स्पेशल साउंड यानी विशेष ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है। जबकि नॉन मेटल कोई विशेष ध्वनि, कोई स्पेशल साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, कोई स्पेशल साउंड यानी विशेष ध्वनि नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यानी इनको पीटोगे तो कोई साउंड वार्ड नहीं नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि जो स्कूल के अंदर घंटियाँ वगैरह होती हैं, स्कूल के विद्यालय के अंदर अभी तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बेल्स भी आ गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से काम चल रहा होता है। लेकिन नॉर्मली पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने क्या, अभी भी बहुत सारे विद्यालयों के अंदर होगा कि एक ऐसे क्या होगा, पीतल का, एक लोहे का, एक ऐसे गोलाकार ऑब्जेक्ट लटका होगा, उसके ऊपर लकड़ी से आप पीट रहे हैं तो आवाज़ निकल रही नहीं निकल रही है, टन 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 टन। तो वो क्या है, जो आपने यूज किया है वो क्या है, वो मेटल है, धातु है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं।
तो हमेशा धातुओं की ही घंटी यूज करते हैं। मेनली आप समझ लीजिए कि लोहा है, लोहे के ऊपर आप किसी पदार्थ से पीटते हैं तो आवाज़ निकलती नहीं निकलती है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। मेटल मतलब धातु, मेटल मतलब धातु, अब इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नॉन मेटल मतलब अधातु, ठीक। और 10वें नंबर पे आता है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है विलेयता, सॉलिबिलिटी। विलेयता यानी सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब घुलनशीलता, मतलब घुलेंगे किसमें, किसमें ये घुलेंगे, ठीक है ना। तो मेनली आप अगर देखेंगे तो जो मेटल होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, सॉरी लिक्विड क्या बोलते हैं, सॉल्यूट के अंदर नहीं घुलते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, लिक्विड सॉल्यूट कह दिया मैंने, सॉल्वेंट होता है। देखिए बिलियन जानते हैं आप, बिलियन एक लाइन में ये डिस्क्राइब कर लिए। बिलियन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है बिलेय और दूसरा होता है विलायक, है ना। बिलेय को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और विलायक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो सोल्यूशन होता है वो दो लोगों से मिलकर बनता है। सोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को आप किसी में घोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, जैसे चीनी और पानी में, चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी अगर मेटल की देखी जाए तो मेटल को अगर हम लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं, किसी लिक्विड विलायक के अंदर घोल रहे हैं, तो वो नहीं घुलता है, ठीक है ना। यानी ये सीधा सीधा लिख देंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं, ठीक है। ये कौन मेटल, मैंने भूल के छोड़ दिया इसको। मेटल यानी धातुएं जो होती हैं, धातुएं लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुलती हैं, धातुएं लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल यानी अधातुएं, अधातुएं ये घुलनशील होती हैं। जैसे आप सल्फर को मतलब यहाँ पे लिख देना कि लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड मतलब द्रव विलायकों में नहीं घुलते हैं, जबकि नॉन मेटल लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं द्रव विलायकों में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका लिख लेना है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कार्बन, कार्बन होता है, सॉरी कार्बन कह रहा हूं मैं, सल्फर, सल्फर सही तरीके से लिखे भी नहीं कर रहा है। सल्फर यानी S को हम किस में घोल सकते हैं, CH2, कार्बन डाई सल्फाइड में घोल सकते हैं। किस में घोल सकते हैं, कार्बन डाई सल्फाइडों में घोल सकते हैं, घोल सकते हैं। ऐसे ही आयोडीन, I2, आयोडीन किस में घुल सकता है, Cl2 में, क्लोरीन में, ठीक है, क्लोरीन में घुलनशील होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कितनी प्रॉपर्टी देख ली, 10 प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। 10 प्रॉपर्टी हम लोगों ने किस में देखी सर, मेटल और नॉन मेटल की। कैसी प्रॉपर्टी है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जाते जाते एक लास्ट बात मैं और बताना चाहूँगा, जानते हैं क्या, एक्चुअल में जो मेटल होते हैं वो क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी भी शो करते हैं और ब्रिटलनेस भी शो करते हैं। मतलब मेटल को हम खींच के तार भी बना सकते हैं, और मेटल को अगर हम पीटे तो तोड़ भी सकते हैं। क्या मेटल टूटते नहीं है, ये बताओ। लोहे के खंड खंड करके ही तो देखते हैं कि बिल्डिंग वगैरह किया जाता है ना, दरवाजा वगैरह बनाया जाता है, तो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया जाता है, नहीं तोड़ दिया जाता है ना। फिर उनको जोड़ा भी जाता है, तो जोड़ा किसको जाता है, जब टूटा होगा तभी तो जोड़ा जाता है। तो मेटल टूटते भी हैं, खींचते भी हैं, लेकिन नॉन मेटल यानी अधातु जो होते हैं केवल और केवल टूटते हैं, खींच नहीं सकते। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी है दोनों की, कि मेटल, इस चीज को नोट करके लिख लेंगे। आई थिंक जगह होगी नीचे, नीचे नहीं होगी तो बगल में होगी, बगल में है। मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि मेटल यानी धातुएं तन्य भी होती हैं, सॉरी तन्य होती हैं, जबकि भंगुर भी होती हैं, ठीक है। इन अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं यानी नॉन मेटल
केवल भंगुर होते हैं, केवल भंगुर होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।